नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर पीकेम चौधरी। आज हम जो वायु प्रदूषण वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण के प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। प्राकृतिक स्रोतों द्वारा वायु प्रदूषण, मानव द्वारा वायु प्रदूषण, प्राकृतिक घटनाओं द्वारा जंगलों में लगने वाली आग से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का उत्सर्जन होता है और जीवों के सड़ने गलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब देखते हैं जो गैसों से जो वायु प्रदूषण होता है। कणिकीय द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है। प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन, डीडीटी, प्लास्टिक आदि। द्वितीय प्रदूषक कौन होते हैं? यह प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक के साथ क्रिया करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिसमें ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड व सल्फ्यूरिक एसिड हैं। अब देखते हैं कणीय प्रदूषण क्या है। इस प्रदूषक को कणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे इसमें एरोसोल है हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं, जिनकी आकृति 1.0 से 10 माइक्रोक्रोन तक होती है और इनकी उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन के जलने के फलस्वरूप होती है और इनके प्रभाव से एल्बिडो में वृद्धि होती है तथा ग्लोबल कूलिंग की संभावना बढ़ती है। पीएम पार्टिकुलेट मैटर। पीएम 10 माइक्रोक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणिकीय पदार्थ कहा जाता है। संघनन की क्रिया के दौरान इनके द्वारा कोहरे का निर्माण होता है। यह कोहरा प्रदूषित वायु में गंधक के संपर्क में आता है और तो इसे धूम कोहरा या काला कोहरा कहा जाता है। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा इसका सर्वाधिक उत्सर्जन किया जाता है। यह श्वसन तंत्र संबंधित रोग उत्पन्न करता है। अब देखते हैं वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है। जो वायु का प्रदूषण का पता चलता है उसका प्राकृतिक सूचक लाइकेन होता है और लाइकेन पेड़ों की छाल पर होने वाला एक शैवाल है और जो कि वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब देखते हैं जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बन पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, इसे बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यह जल प्रदूषण की मात्रा बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटन का पता ही चलता है। साथ ही है बहुत लंबी प्रक्रिया, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापने में प्रयोग नहीं किया जाता। उच्च स्तर के बीओडी मतलब पानी में मौजूद कार्बन पदार्थों की बड़ी मात्राओं को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं घुलित ऑक्सीजन, डीओ। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डीओ की मात्रा 8.0 ग्राम पर लीटर से कम होती है तो ऐसे जल को दूषित कहा जाता है। जब जल 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो तो यह अत्यधिक प्रदूषित जल कहा जाता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या होती है? यह जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बन पदार्थों जिसमें घुलनशील तथा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। अब देखते हैं अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा होती है जिसके पीएच का मान 5.6 से कम हो, अम्लीय वर्षा कहलाती है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है और औद्योगिक क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्ल वर्षा में मुख्य योगदान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। सल्फ्यूरिक गैस को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। सल्फ्यूरिक गैस इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे क्रैकिंग गैस की कहा जाता है। अम्ल वर्षा के कारण मृदा के पोषक तत्व खत्म होते हैं और यह मृदा की उर्वरकता समाप्त होती है। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में तथा कनाडा में होती है और अम्ल वर्षा को लेक किलर भी कहा जाता है
इसे लेक किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके कारण जैविक दृष्टि से झील मृत होती जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। जल प्रदूषण मापने के लिए जो इकाई BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, BOD अधिक होने पर जल अत्यधिक प्रदूषित बताया जाता है और DO की मात्रा घटी हुई है। अब देखते हैं सतत विकास की संकल्पना। वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का औपचारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग है। पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं। 1992 में 100 से अधिक देशों के शासनाध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने का उद्देश्य से मिले हैं। इसी सम्मेलन के दौरान 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए 300 पृष्ठों की कार्य योजना भी अपनाई गई है और जिसे एजेंडा 21 कहा गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते के क्रियान्वयन में निगरानी एवं रिपोर्ट के लिए सतत विकास आयोग का गठन किया गया था। इस बात पर भी सहमति हुई कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 वर्ष के बाद 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए विशेष सत्र के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी। अब देखते हैं रियो प्लस, जो कि 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम भी दिया गया। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। रियो 20, इसमें रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2012 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ और 1992 के ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 20 वर्षों बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील में भी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। द फ्यूचर वी वांट रियो 20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। सतत विकास लक्ष्य SDG विकास एजेंडा एकीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया गया और अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए। अब देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या है। अधिनियम में जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जो कि भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एवं एक स्वायत्त संस्था है और राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर? चेन्नई में। राज्य जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान सरकार ने राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। जयपुर 14 सितंबर 2010 को इसकी राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना राजस्थान में 14 सितंबर 2010 में की गई। भारत में जैव विविधता क्षेत्र के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक इसमें हॉट स्पॉट क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र। हॉट स्पॉट शब्द उपयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकी नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में किया गया। वर्तमान में विश्व के कुल 36 क्षेत्र हैं, जिसमें भारत के 4 क्षेत्र स्थित हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत जैव विविधता दृष्टि से 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। जो जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत को जैव विविधता की दृष्टि से कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त करता है। पर्यावरण पर वैश्विक सम्मेलन 1925 में रासायनिक और जैविक अत्याचारों को प्रतिबंधित करने के लिए जिनेवा में प्रथम सम्मेलन हुआ और जिनेवा प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972 पर्यावरण सुरक्षा के लिए संपूर्ण विश्व के प्रथम प्रयास किया गया और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन हुआ और जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में 5 जून को संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस बनाया गया और पर्यावरण दिवस के रूप में ही बनाए जाने की घोषणा 2019 में जलवायु सम्मेलन COP25 स्पेन के मैड्रिड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत को बचाने के लिए यह संधि 16 सितंबर 1987 को प्रारंभ की गई। 1 जनवरी 1989 में यह संपूर्ण विश्व में प्रभावी हो गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1985 के अंत तक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पता लगा।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। स्टॉकहोम सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के शहर के रियो डी जेनेरो 1992 में पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया और अर्थ समिट का प्रथम शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है और इसमें सम्मिलित देशों के टिकाऊ विकास के व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और अखंडता को सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना से सहयोग करेंगे और इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और जैव विविधता, प्रदूषण, जल संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के नियंत्रण को में सहयोग करेगा। अब देखते हैं क्योटो समझौता 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की हुई और इसके द्वारा ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। यह प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया। इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम मराकेश 2001 के COP 7 में अपनाए गए और अतः इसे मराकेश समझौता भी कहा जाता है। अब देखते हैं 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया। अगस्त 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे सतत पोषण विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास के प्रमुख 17 लक्ष्य न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 को आयोजित बैठक में वर्ष में 2030 की अवधि तक सतत विकास के 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अब देखते हैं जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की स्थापना 1992 में आयोजित हुई और रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इस संधि के भविष्य की आवश्यकता एवं वर्तमान में जरूरतों को पूरा करने के क्रम में सतत विकास की रणनीति पर बल देते हुए अपनाया गया। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन शुरू किया गया। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की स्थापना 1992 में आयोजित हुई और रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। तो इस संधि को भविष्य की आवश्यकता एवं वर्तमान में जरूरतों को पूरा करना। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 को शुरू किया गया। चिपको आंदोलन की श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो कि वह चांडी प्रसाद 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ किया गया। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में पारित किया गया और भारतीय वन अधिनियम 1972 में पारित किया गया। भारतीय वन नीति आए तो यदि अधिनियम पूछें तो 1972, यदि भारतीय वन नीति पूछें तो 1952, राष्ट्रीय वन नीति पूछें तो 1988, राष्ट्रीय वन नीति पूछें तो 1988, भारतीय वन नीति पूछें तो 1992 और भारतीय वन अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। यदि भारत में वन संरक्षण अधिनियम पूछें तो 1980 में लागू किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया और 2003 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। हाथी संरक्षण परियोजना। हाथियों के संरक्षण के लिए परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा 1992 के गजतमे के नाम से चलाई गई। इस परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जिले से प्रारंभ की गई और इस योजना के अंतर्गत 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र स्थापित हुए और 16 राज्यों में चल रही है। एशिया में हाथी विलेज श्रीलंका थाईलैंड में है और राजस्थान राज्य व केंद्र सरकार की सहायता से एशिया तीसरा एलिफेंट विलेज जयपुर में बनेगा। भारत का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा राज्य में स्थित है। हाथी मेरे साथी अभियान, यह हाथी जागरूकता अभियान है और जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त राज्य में चलाया जा रहा है। गज्जू इस अभियान का विरोध करे शुभंकर है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ और पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव व वन संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित कानून अधिकार दिलवाने के लिए क्षतिग्रस्त संपत्ति के
60% आदि से जुड़ा हुआ है और इसी तीव्र गति से पर्यावरणीय न्याय प्रदान करेगा। भारत की प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं, इसमें देखते हैं कश्मीर समस्या। स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन के पश्चात कश्मीर राज्य समस्या भारत में सर्वाधिक जटिल राजनीतिक समस्या बन गई है, जिसका निराकरण आज भी संभव नहीं हुआ है। यह मात्र राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि भौगोलिक समस्या भी है। वर्तमान में विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। कश्मीर विवाद का प्रारंभ अगस्त 1947 से हुआ। स्वतंत्रता पश्चात कश्मीर ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करता है। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण जनवरी 1949 भारत व पाकिस्तान युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध रेखा के माध्यम से युद्ध बंद करवाया गया, जिसके फलस्वरूप कश्मीर राज्य का 2/3 क्षेत्र, जहाँ 4/5 जनसंख्या निवास करती है, भारत के नियंत्रण में आया। पाकिस्तान का मत क्या है? पाकिस्तान के प्रमुख नदियाँ इस राज्य में प्रवाहित होकर गुजरती हैं। यदि भारत द्वारा इस क्षेत्र में नदियों को रोक लिया जाए तो संपूर्ण पाकिस्तान मरुस्थल बन जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को भारत को संयुक्त राष्ट्र करने वाला मार्ग 1947 के पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसके 2 मार्ग हैं, जिसमें झेलम वैली रोड श्रीनगर को रावलीपिंड से बारामूला होकर तथा बनिहाल कार्ट जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर बनिहाल दरिया से होकर जोड़ती है। यहाँ अधिकांश मात्रा में जनसंख्या मुस्लिम है और 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम बहुमत का हित पाकिस्तान में ही सुरक्षित हो सकता है। रक्षा की दृष्टि से कश्मीर पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को इमारती लकड़ियों की पूर्ति यहीं से हो सकती है। भारत का क्या मत है देखते हैं। कश्मीर सरकार ने कानूनी के रूप में 1947 में भारत के साथ रहना स्वीकार किया। यह कानूनी विलय के पश्चात अन्य किसी विवाद की संभावना नहीं है। 1947 के पश्चात कश्मीर के आर्थिक विकास का अत्यधिक किया जा रहा है और परिवहन के साधनों का विकास, अन्य आर्थिक विकास भारत के द्वारा ही किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नदियों के जल उपयोग से संबंधित विवाद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा सुलझाया जा सकता है। कश्मीर में मुस्लिम का जनसंख्या के अतिरिक्त हिंदू व सिख जनसंख्या भी निवास करती है। कश्मीर विवाद में जो जटिलता व सुझाव। 1947 के पश्चात पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के अन्य भागों पर अधिकार जमाने की चेष्टा की गई। इस क्षेत्र में गतिरोध का एक प्रमुख कारण विदेशी शक्तियों का एक पक्षीय झुकाव है। पाकिस्तान के समर्थक देशों इस समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं और इसकी जटिलता में वृद्धि होती रहती है। विवाद के प्रारंभ में अनेक विकल्प प्रस्तुत किए गए, जैसे जनमत संग्रह व स्वतंत्र कश्मीर, युद्ध आराम के सारे विभाजन, हिंदू जम्मू, बौद्ध लद्दाख भारत को, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को और पूंछ और कश्मीर घाटी में जनमत संग्रह द्वारा निर्धारण आदि। परंतु यह सभी सुझाव तर्कसंगत नहीं है। वास्तविकता में कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत के द्वारा क्षेत्र में विकास का अत्यधिक प्रयास किए गए हैं। अब देखते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। 1947 के युद्ध के द्वारा पाक ने कब्जा किया और राजधानी मुजफ्फराबाद, झेलम और इसकी सहायक नदी नीलम, जिसे भारत का किशनगंगा कहा जाता है, की घाटी। वर्ष 1973 के समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर 5000 वर्ग किलोमीटर सक्षम क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। भारत की संसद वर्ष 1994 में पारित प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न हिस्से हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर 2 हिस्सों में बंटा है, जिसमें पीओकी पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि केटू पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। सरक्रीक क्या है? सरक्रीक जो कि महासागर स्थल में ऐसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग है। सरक्रीक जो कि क्षेत्रफल 96 वर्ग किलोमीटर है। 96 वर्ग किलोमीटर है। यह मछली उत्पादन करता है, नमक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, मछुआरों का विवाद। सरक्रीक जो कि यह गुजरात की सीमा से है ना, गुजरात वाला हिस्सा। कच्छ का रण तथा महान कच्छ रण गुजरात प्रांत कच्छ जिले के उत्तर व पूर्व में फैले हुए हैं और यह नमकीन दल का वीरान प्रदेश है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 9 अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इसके एक भाग पर कब्जा कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
द्वारा 19 फरवरी 1968 के अनुसार कच्छ के रण को का 10% भाग पाकिस्तान को मिला और 90% भाग भारत को मिला। अब देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख में स्थित बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख में स्थित बर्फीला क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई 5700 मीटर है और लंबाई 72 किलोमीटर है और चौड़ाई 23 किलोमीटर है। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान के कब्जे से सियाचिन को मुक्त करवाया। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल इसे घोषित किया गया है। अब देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, काराकोरम का हिस्सा है, साल्टनी श्रेणी, नुब्रा नदी, श्योक नदी, सिंधु नदी। पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र वर्णित किया जाने लगा और साथ ही मानचित्र में भी प्रकाशित किए जाने लगे और इन मानचित्रों में पाकिस्तान का भाग दिखाया गया। 1980 में अमेरिका में पर्वतारोही दल के द्वारा केटू शिखर पर अन्वेषण यंत्र स्थापित किए गए और विदेशों में प्रकाशित मानचित्र में भी इसे बाहर से पृथक दिखाया गया। इसके सचेत होकर भारत में भी न केवल मानचित्र की त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, अपितु इसमें सैनिक पर्वतारोही दलों को भी भेजा। अब देखते हैं भारत नेपाल विवाद। भारत की पाकिस्तान की लंबाई जो कि 1700, ये यहाँ पर भारत और नेपाल है, सॉरी पाकिस्तान नहीं है। भारत नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। 5 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा लगती है। जो भारत के राज्य नेपाल की सीमा लगती है एक खुली सीमा है। भारत और नेपाल के मध्य जो मुद्दे देखते हैं, हाल ही में नेपाल द्वारा अधिकारित रूप में नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया और जो उत्तराखंड के जो काला पानी और लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने सहप्रभु का हिस्सा मानते हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि वर्ष 1816 के तहत काली जो कि महाकाली जो नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें लिपियाधुरा और काला पानी और लिपुलेख इसमें शामिल हैं, जो नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों की सीमा का पश्चिमी चंपारण जिलों के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को नेपाल द्वारा अपने नवीन मानचित्र में शामिल किया गया। भारत चीन विवाद। 1 अक्टूबर 1949 को चीन जनवरी गणतंत्र की स्थापना हुई। 1913-14 में मई शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधि में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया, जो कि एक सीमा भारत और चीन के मध्य लगभग 1111 भारत और चीन के मध्य लगभग 1140 किलोमीटर लंबी है। भूटान के पूर्वी भाग में स्थित तालु दरिया के निकट होकर भारत म्यांमार के मिलन स्थल तक यह विस्तृत है। भारत चीन सीमा का जो केवल यही भाग मैकमोहन लाइन कहलाया, न कि संपूर्ण सीमा। चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया और इसे LAC युद्ध के बाद भारत और चीन के मध्य विवाद विराम रेखा के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचा गया। लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि भारत और चीन की सीमा पर खींचा गया। भारत चीन विवाद आगे देखते हैं। चीन भारत सहित 14 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। चीन की मंगोलिया और इसके बाद भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत और चीन की सीमा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें पश्चिमी, मध्य और पूर्वी पश्चिम क्षेत्र। यहाँ पर सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेज द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है। यह रेखा कंसुल पर्वत तक विस्तृत है और अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर की तात्कालिक रियासत में शामिल है, लेकिन चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। मध्य क्षेत्र यह एकमात्र क्षेत्र है जहां भारत और चीन परस्पर आदान प्रदान के लिए मानचित्र व्यापक रूप से सहमत हैं। पूर्वी चीन पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा द्वारा विवाद है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। चीन द्वारा 4 बड़े बांधों का निर्माण, जिसमें जियाचा, जम्बू, दागू और जिएकसू
भारत पर प्रभाव क्या है इसका? जल प्रभाव का खतरा, जल की कमी, बिजली की कमी। डोकलाम विवाद क्या है देखते हैं। भारत और जिसमें डोकलाम, भूटान की चुंबी घाटी, स्थिति कहाँ पर इसकी? भूटान की चुंबी घाटी। यह भारत तिब्बत भूटान की त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है जो नाथू ला पास के करीब है। भारत के लिए सामरिक महत्व का स्थान है जो यह स्थल सिलीगुड़ी के महज 30 किलोमीटर दूरी पर है। विवाद क्या है? चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण। ये विवाद यहाँ पर है, ये विवाद डोकलाम विवाद। कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील जो तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में स्थित है और जो उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए तिब्बत का धर्म जो स्वयं बौद्ध धर्म से अलग करता है, धर्मों में पवित्र माना जाता है। हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास के रूप में मान्यता है। हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी केंद्र और स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है। कैलाश पर्वत यात्रा के अन्य मार्ग कौन कौन से? एक सिक्किम मार्ग है जो कि नाथुला दर्रे के माध्यम से होता है और काठमांडू मार्ग है। एक उत्तराखंड मार्ग जो कि लिपुलेख दर्रा के माध्यम से द्वारा सबसे छोटा मार्ग उत्तराखंड मार्ग ही है। अब देखते हैं गालवन घाटी कहाँ पर है। हाल ही में जो गालवन घाटी भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। गालवन घाटी में अवस्थिति जो अक्साई चीन और गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है और गलवान नदी पर स्रोत चीन की अक्साई चीन में मौजूद ही आगे चलकर भारत की सहयोग नदी से मिलती है। विवाद के चीन के लगभग मानचित्र में संपूर्ण गलवान घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा दिखा जाता है। पेगोंग त्सो झील कौन सी है? भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पेगोंग त्सो झील के समीप लद्दाख तनाव की स्थिति देखने को मिली। अवस्थिति इसकी लद्दाख हिमालय से 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक संकरी लंबी गहरी एडोर्फिक में खारे पानी की झील है। विवाद क्या है? LAC के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं जिसमें इस झील का 25 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में स्थित है। रणनीति क्या है? त्रिशूल घाटी रेजोग लादरा पेगोंग त्सो झील के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश विवाद क्या है देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गांवों का निर्माण किए जाने के खतरे सामने आई है। नवंबर 2020 तक सैटेलाइट इमेज दर्शाती है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुवानसिरी जिले में सारीचू नदी तट पर स्थित पूर्ण विकसित गांव का निर्माण किया गया। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। आप ये देख सकते हो इसमें। दक्षिणी चीन सागर की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। दक्षिणी चीन सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है?